हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वोकैब। मैं स्वर्णिमा लेके आई हूँ फिर से 10 न्यू वर्ड्स। और वो 10 वर्ड्स हैं ये: एक्रिमोनियस, बनाल, अलूफ, एडजेसेंट, एमांसिपेशन, relinquish, elope, exile, labyrinth एंड rumpus। फर्स्ट वर्ड है एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस ऐसे शब्द को कहा जाता है या ऐसे किसी इंसान को कहा जाता है जो काफ़ी रूखा हो, काफ़ी चिड़चिड़ा हो, चिड़चिड़ा या काफ़ी उग्र हो, काफ़ी रूड हो, उसको कहते हैं एक्रिमोनियस। इसके सिनोनिम्स होते हैं एक्रिड। एक्रिड बोलते हैं कड़वा। ऐसी बातें जो काफ़ी कड़वी हो, रूड काफ़ी उग्र हो, पियर्सिंग यानी कि जो चीज़ आपके दिल को चुभ जाए। मान लीजिए आपको किसी ने ऐसी कुछ बातें बोल दी जो काफ़ी हद तक आपको हर्ट हो गई है, वो बातें कैसी हो जाएंगी? वो हो जाएगी पियर्सिंग। काफ़ी कड़वी बातें हो। पंजेंट बोला जाता है सख्त, सख्त, या कोई चुभने वाली बात को बोला जाता है पंजेंट। इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये दो लोग हैं, इसने इससे आके कुछ पूछा, बहुत प्यार से पूछा, कुछ भी क्वेश्चन किया, लेकिन इसने कर दिया इसको रूड रिप्लाई। तो दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। अब लड़ाई का कारण क्या हुआ? एक्रिमोनियस बिहेवियर, एक्रिमोनियस टॉक। इसने इसको कैसे जवाब दिया? एक्रिमोनियस जवाब दिया, काफ़ी रूखे तरीके से जवाब दिया, इसके काफ़ी प्यार से बोलने के बाद भी। तो ऐसी बातों को कहा जाता है एक्रिमोनियस। वहीं इसका उल्टा हो गया पोलाइट, काफ़ी नरम, काफ़ी विनम्र, सॉफ्ट, काइंड, दयालु, बिनाइन। बिनाइन बोला जाता है सौम्य। बिनाइन एक ऐसा इंसान का नेचर हो गया, बातें हो गई, उसकी बातचीत हो गई जो काफ़ी सौम्य हो, काफ़ी सरल हो, उसको बोला जाता है बिनाइन। काफ़ी सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो, एक ऐसा इंसान जो काफ़ी भावुक हो, वो हो गया सेंसिटिव। और वहीं जो काफ़ी रूखा, सख्त, रूड, वो हो गया एक्रिमोनियस। इसको एक बार सेंटेंस में देखते हैं। शी आस्क्ड समथिंग टू हिम एंड ही गेव एन एक्रिमोनियस रिप्लाई। उसने उससे कुछ पूछा एंड ही गेव एन एक्रिमोनियस रिप्लाई, और उसने कैसा जवाब दिया? उसने काफ़ी रूखा जवाब दिया। सो देयर, तो देयर कन्वर्सेशन, उनकी जो बातचीत है, टर्न्ड इनटू अ फाइट, वह एक झगड़े में, लड़ाई में परिवर्तित हो गई, बदल गई। सिंपल। तो नेक्स्ट वर्ड है बनाल। बनाल मीन्स होता है घिसा पिटा, एक ऐसी चीज़ जिसमें ओरिजिनलिटी ना हो, लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एज टू बी ऑब्वियस एंड बोरिंग। मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी लंबे समय से चले आ रही है और देख देख के उसको हम बोर हो गए, उसमें कुछ भी ओरिजिनलिटी नहीं है, उसको कहा जाता है बनाल। एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक रेस्टोरेंट है, ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पे सारी। कुछ सालों बाद एक रेस्टोरेंट और खुला, कुछ सालों बाद एक रेस्टोरेंट और खुला, तो ये सारे रेस्टोरेंट सिर्फ खुल गए हैं बस, कुछ नयापन इनमें नहीं आया है। बस खुल गया है, जगह ले ली है, बना दिया है, सेम मेन्यू है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और कुछ भी ऐसा नयापन नहीं है वहीं पे। अब ये आज के जनरेशन में क्या होता है, ये एक रेस्टोरेंट खुला, फिर ये आया दूसरा रेस्टोरेंट, फिर ये आया तीसरा रेस्टोरेंट। अब ये तो नॉर्मल सा था, काफ़ी फेमस हो गया अपने टाइम पे। अब ये नया आया है, अब इसको फेमस होना ही क्या करेगा, ये कुछ थीम लेके आ जाएगा, कुछ वैरायटी ऑफ डिशेस आ जाएंगी इसमें। ये तीसरा खुला, इसकी थीम और ज़्यादा बेस्ट रहेगी, काफ़ी फ्यूजन रहेंगे इसके डिशेस में, तरह तरह की कुजीन्स रहेंगी। तो अब ये क्या हो गया, ये क्रिएटिविटी हो गई है। इन सब में हर तरीके में हर बार कुछ ना कुछ ओरिजिनलिटी दिख रही है, कुछ ओरिजिनल दिख रहा है, कुछ नया दिख रहा है, कुछ फ्रेश ताज़ा सा कुछ नज़र आ रहा है। काफ़ी अनकन्वेंशनल सा है ये। अनकन्वेंशनल बोला जाता है जो चीज़ें रूढ़ी विरुद्ध विरुद्ध हो। ये क्या था, ये रूढ़िवादी समझ सकते हैं। एक पैटर्न में चले आ रही है चीज़ें, एक तरीके का खाना है, कुछ नयापन नहीं आ रहा है, कुछ नई थीम्स नहीं आ रही है। ये सब पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। तो जो ये है,
इसको कहा जाता है बनाल। वही घिसी-पिटी चीज़ें हैं, वही घिसा-पिटा खाना है, वही घिसी-पिटी तरीके की जो भी है, एक्स, वाई, ज़ेड थीम्स हैं। काफ़ी फ्रिवोलस है, फ्रिवोलस बोला जाता है तुच्छ को। काफ़ी ऑर्डिनरी है, बिल्कुल सामान्य सा है, बहुत ज़्यादा चमक-धमक नहीं है, बहुत ज़्यादा साज-सजावट नहीं है, सिर्फ़ सामान्य सा है, खुल गया है। हैकनेड बोला जाता है सेम घिसा-पिटा मामूली किसी चीज़ को, हैकनेड। फिर एक वर्ड है थ्रेडबेयर। थ्रेडबेयर एक ऐसा कपड़ा भी हो सकता है, एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर ली हो, काफ़ी फटी पुरानी सी हो गई हो, जिसको रीयूज़ नहीं करा जाता है, उसको बोलते हैं थ्रेडबेयर, जो काफ़ी ही घिस चुकी हो। तो ऐसी चीज़ें क्या हो गई? बनाल हो गई ऐसी चीज़ें। इसको एक बार समझते हैं सेंटेंस में। द लिरिक्स ऑफ सॉन्ग्स दीज डेज आर बनाल। अच्छा, अब आजकल के जो गाने आते हैं, द लिरिक्स ऑफ सॉन्ग्स, जो सॉन्ग्स के जो लिरिक्स हैं वो कैसे हैं? वो काफ़ी बनाल है, काफ़ी घिसे पिटे हुए से हैं। जो पुराने गाने रहते थे उन्हीं को रीमिक्स कर लेते हैं, कुछ नयापन नहीं आ रहा है, वो हो गया बनाल। ही डजंट लाइक इंग्लिश पोएट्री, उसको इंग्लिश पोएट्रीज नहीं पसंद। ही फाइंड्स इट वेरी बनाल, उसको कैसी लगती है? काफ़ी घिसी पिटी हुई सी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अलूफ। अलूफ का मीन्स होता है एक ऐसा इंसान जो काफ़ी अनफ्रेंडली सा हो, अपने आप को अलग रखना चाहता हो, हमेशा दूरी बना के रखना चाहता हो, वो हो गया अलूफ। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये इंसान हो गया इंट्रोवर्ट, जो अपने आप को हमेशा सबसे अलग रखना चाहता है। मान लीजिए कि ये एक ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं एक टेबल पे, इनके बीच कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही है, कुछ डिबेट चल रहा है, वहीं एक किसी ने अपने आप को अलग कर लिया यहाँ से, वो इस डिबेट में फंसना ही नहीं चाहता। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अलूफ, इसने अपने आप को इन लोगों से अलग कर लिया, इसने सेपरेट कर लिया अपने आप को, ये अलग हो गया है। फार आउट बोलते हैं बहुत से बाहर, बहुत से बाहर तो नहीं है ये, बट इसका एक मीनिंग होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के कांटेक्ट से काफ़ी दूर हो जाते हैं, आप तक कोई पहुंच नहीं पाता है, उसको बोलते हैं फार आउट। इसने अपने आप को क्या कर लिया है? लोगों से अलग सलग कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि एक अलूफ इंसान हमेशा सैड हो या दुखी सा हो। एक खुश मिजाज इंसान भी काफ़ी झगड़ेलू किस्म के ग्रुप से अलग रहना चाहता है, वो इंसान भी, वो अलूफ, बस वो भीड़ से अपने आप को अलग रखता है, अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। आइसोलेट बोलते हैं अपने आप को अलग कर लेना, अकेलेपन में आ जाना, वो भी हुआ आइसोलेट, अलग करना, उसको भी बोलते हैं अलूफ। और वहीं एक ऐसा इंसान हुआ जो एक्सट्रोवर्ट हुआ, बाहिर मुखी जिसको बोलते हैं, ये हुआ अंतर्मुखी, ये हुआ बाहिर मुखी। काफ़ी फ्रेंडली सा हो, जहाँ जाए लोगों से काफ़ी घुल मिल जाए, काफ़ी ग्रेगेरियस हो। ग्रेगेरियस बोला जाता है एक ऐसा इंसान जो झुंड में रहना पसंद करता है, जिसको अकेलापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जो काफ़ी सोशल हो, काफ़ी सामाजिक हो। तो ये हो गया इसके एंटोनिम। इसको एक बार सेंटेंस से समझते हैं। Some people often prefer to be aloof than sitting in a debated group. कुछ लोग अक्सर बहस वाले समूह से, जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ डिबेट चल रहा होता है बहस वाले ग्रुप से, अपने आप को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं, बजाय इसके कि उनके बीच में डिबेट का हिस्सा बने। तो वो क्या करते हैं? ऐसा प्रेफर करते हैं कि वो अलग ही हो जाएं उनसे। तो सम पीपल ऑफन प्रेफर टू बी अलूफ, कुछ लोग अलग थलग रहना पसंद करते हैं, बजाय ऐसे लोगों के बीच बैठने के जहाँ पे बहसबाजी चल रही हो। नेक्स्ट वर्ड है एडजेसेंट। अब ये एडजेसेंट जो हुआ एक तरीके से अलूफ का अलग भी हो सकता है, थोड़ा सा ऑपोजिट है अलूफ से। अलूफ ऐसा इंसान हो गया जो लोगों से अलग है, अपने आप को अलग करके बैठा है। वहीं एडजेसेंट हो गया कुछ ऐसी चीज़ जो बिल्कुल जुड़ी हुई हो, निकटस्थ बोला जाता है जिसको, जो बिल्कुल नज़दीक हो, नेक्स्ट टू। एडजॉइनिंग समथिंग एल्स, एडजॉइनिंग समथिंग एल्स यानी कि किसी चीज़ से छू रही हो, टच हो रही हो, मिल के समीप एकदम हो, उसको बोलते हैं एडजेसेंट। अब मान लीजिए
कि यहाँ पे खूब सारे घर बने हुए हैं। एक ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं, एक ये हुआ। तो ये क्या हो गया, ये अलूफ हो गया, जो वर्ड पहले पढ़ा हमने। ये घर कैसा हो गया, ये इनसे अलग सलग सा हो गया, ये अलूफ हो गया। वहीं पे एक घर ये बना है, दूसरा घर ये बना है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के नज़दीक हैं, काफ़ी समीप है, प्रोमिनेंट है, प्रॉक्सिमेट है, सॉरी, प्रॉक्सिमेट बोला जाता है एकदम समीप को, बिल्कुल जो जुड़ा हुआ हो। इमिनेंट हो, काफ़ी निकटस्थ हो। नेक्स्ट, उसके ही बाद में हो बॉर्डरिंग और नेबरिंग। ये बॉर्डर भी शेयर कर रहा है और ये इसका नेबर हुआ, तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। और वहीं इससे इसको अलूफ भी बोला जाता है। मैं बार बार कह रही हूँ, पहले वाला वर्ड तक याद हो जाए। फार, जो इसके ऑपोजिट हो, जो इससे दूर हो, वो हो गया फार। अलग हो, सेपरेट। डिस्टेंस हो, डिस्टेंट हो, काफ़ी अलग सलग सा हो। इसको एक बार देखते हैं सेंटेंस से। टेम्पल एंड मॉस्क आर एडजेसेंट बट देयर एंट्रेंस आर सेपरेट। एक टेम्पल है और एक मॉस्क है। गुम्बद मुझे नहीं आ रहा बनाना, ठीक है। अब दोनों की बाउंड्रीज अलग हैं, ये एक दूसरे के निकट है, नेक्स्ट है, नेबर है, बट दोनों की एंट्रेंस जो है, दोनों की एंट्रेंस सेपरेट है। बट ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एडजेसेंट टू ईच अदर, आजू बाजू में ही है, दोनों बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के नेबर हैं। द हाउस ऑफ बोथ द ब्रदर्स आर एडजेसेंट, दो भाई हैं, उनके घर क्या है, जुड़े हुए हैं, बट दे डोंट टॉक टू ईच अदर, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमांसिपेशन। इमांसिपेशन बोलते हैं एक ऐसी चीज या एक ऐसा इंसान जिसको बंधन मुक्त कर दिया गया हो। फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज यानी कि गुलामी से जिसको छुटकारा, स्लेवरी से जिसको छुटकारा मिल गया हो, जो किसी के बंधन में ना हो। मान लीजिए कि एक पिंजरा है, पिंजरे में लोग क्या करते हैं, चिड़िया को कैद कर लेते हैं, चिड़ियाओं को। तो ये चिड़िया कैसी हुई, बॉन्डेज है, ठीक है, ये आपकी गुलामी में, या आपके बंधन में अभी। इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं जेल को, कैद करने को। ये कैद है, आपकी गुलामी कर रही है, आप इसको जैसा चाह रहे हैं वैसा ना चाह रहे हैं। बेचारी उड़ नहीं पा रही है, आप जितना उसको रख रहे हैं पिंजरे में उतनी है। एनस्लेवमेंट, एनस्लेवमेंट बोला जाता है दास बनाने को, गुलामी करने को। अब आपने इसको क्या किया, इसका पिंजरा आपने खोल दिया और ये उड़ गई, दो चिड़िया थी मान लो, अब ये उड़ गई। तो इसको आपने क्या कर दिया, आपने इसको रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया आपने इसको आज़ाद कर दिया है। लिबरेशन बोलते हैं आज़ादी को। साल्वेशन बोलते हैं निवारण को, मुक्ति को, या मोक्ष को, मोक्ष प्राप्ति को भी साल्वेशन बोलते हैं। रिडांस, रिडांस बहुत अच्छा वर्ड है, रिडांस बोला जाता है छुटकारा। इनको क्या मिल गया है, इनको आपसे छुटकारा मिल गया है, दे गॉट रिडांस। फ्रीडम मिल गई है इनको, आज़ादी मिल गई है, ये उड़ गई है आसमान में। तो ऐसी चीज़ जिसको आप बंधन में रखते हैं वो हो गया बॉन्डेज, और बॉन्डेज से उसको हटा देते हैं वो कहलाएगा इमांसिपेशन, बंधन मुक्ति। नेक्स्ट वर्ड, इसका सेंटेंस में एक बार समझते हैं हम। इमांसिपेट योर सेल्फ फ्रॉम योर पास्ट। अपने आप को अपने अतीत से मुक्त करें। द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड इज टू स्टॉप लुकिंग बैक। पीछे मुड़कर ना देखना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेलिंक्विश। अब रेलिंक्विश बोलते हैं एक ऐसी चीज जिसको आप त्याग दें, आप गिव अप कर दें, आप हार मान लें, उसको बोलते हैं त्याग देना, रेलिंक्विश करना। फोरसेक करना, फोरसेक बोलते हैं, मान लीजिए आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आपने उससे दोस्ती खत्म कर दी है, आपने उससे
अपनी दोस्ती तोड़ दी है, उसको बोलते हैं फोरसेक करना। आपने उसे छोड़ दिया है, वो हो जाएगा फोरसेक करना। फोरगो करना, किसी भी चीज़ को लेने से मना कर देना। मान लीजिए कोई आपको काफ़ी वैल्यूएबल कुछ चीज़ दे रहा है, काफ़ी कीमती कुछ सामान आपको कोई दे रहा है और आपने उसको लेने से मना कर दिया। आपने क्या किया? आपने फोरगो किया। क्विट करना हो जाता है छोड़ देना, हार मान लेना, किसी चीज़ को बीच में ही छोड़ देना, उसको बोलते हैं क्विट करना। मान लीजिए आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपसे वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपने क्या कर दिया? आपने क्विट कर दिया। अब आप आगे नहीं पढ़ रहे हैं, आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आप हार मान चुके हैं, आपने गिव अप कर दिया है, आपने बिल्कुल हार मान ली है। कास्ट ऑफ करना, कास्ट ऑफ करना बोलते हैं फेंक देने को या निकाल देने को। एक ऐसी चीज़ अब जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने उसको क्या किया? आपने उसको निकाल दिया, उसको फेंक दिया, एक तरीके से उसको त्याग दिया आपने। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट बोलते हैं अलग कर देने को। डिटैच करना भी होता है अलग कर देना। और वहीं उसका उल्टा हो जाएगा कीप, रखना। होल्ड करना, ठहराव, रोक के रखना। रिटेन करना यानी कि रोक के रखना किसी चीज़ को। इसको एक बार सेंटेंस से समझते हैं। सम माइनॉरिटीज आर फोर्स्ड टू relinquish देयर रिलीजन। ठीक है, यानी कि कुछ जो कोई जगह है, मान लीजिए वहाँ पे काफ़ी अल्पसंख्याई लोग हैं, कोई ऐसी कास्ट है जिनकी पॉपुलेशन कम है, तो उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने धर्म को त्याग दें एंड कन्वर्ट और लीव द कंट्री। या तो फिर अपने धर्म को त्याग दें और कन्वर्ट हो जाएं, या फिर क्या करें? देश को छोड़ दें। नेक्स्ट वर्ड है इलोप। इलोप का मीन्स होता है भाग जाना, भाग के शादी कर लेना। रन अवे सीक्रेटली इन ऑर्डर टू गेट मैरिड, छुप के भाग जाना शादी करने के लिए, उसको बोला जाता है इलोप। मान लीजिए कि ये दो लोग हैं, ये एक दूसरे को काफ़ी चाहते हैं, अब ये भाग गए और भागते भागते रास्ते में इनके मिल गए घर परिवार वाले। तो ये भागे तो थे शादी करने के पर्पज से, लेकिन ये शादी नहीं कर पाए, तो इनको इलोप नहीं कहेंगे, इनको नहीं कहेंगे इलोप। अब ये दो लोग हैं, ये भाग गए हैं चुपचाप से, घर वालों को पता नहीं चला, और अगर पता भी चला तो घर वाले पीछे पड़े तो बट इन तक पहुंच नहीं पाए, और इन दोनों ने क्या कर ली? शादी कर ली। अब इनने शादी कर ली तो ये क्या कहलाए? ये कहलाए इलोप्ड कपल, ये कहलाएंगे इलोप। तो भाग जाना शादी के पर्पस के लिए कहा जाता है इलोप। रन अवे, रन अवे मीन्स दूर भाग जाना। एब्सकॉन, एब्सकॉन बोला जाता है फरार हो जाना। जब कोई कैदी जेल से फरार हो जाता है या किसी के नाम का वारंट निकला है और वो हो गया फरार, उसको बोलते हैं एब्सकॉन। स्नीक ऑफ बोलते हैं छुपके से भाग जाना। स्क्रैम, स्क्रैम भी बोलते हैं भाग जाना। आप बोल सकते हैं कि एक किसी इंसान ने स्कैम किया और वो स्कैम करके तुरंत भाग गया, उस तुरंत भागने को बोलते हैं स्क्रैम। स्कैम करके स्क्रैम हो गया। स्केप, स्केप भी भाग जाना, भाग जाना। लेकिन ये जब लोग भागते हैं शादी के पर्पज से, उस भागने को बोलते हैं ये लोग। इनमें से उसको कुछ नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ सिनोनिम्स हैं, मिलते जुलते वर्ड्स हैं। इलोप मीन्स होता है शादी के लिए भाग जाना। वही दूसरा क्या हुआ? इसके एंटोनिम हो गया स्टे इन अ प्लेस, एक ही जगह पर रुकना। रिमेन, टिके रहना। वेट करना, फेस करना, कुछ चीज़ है आपके सामने आई है, आप उसको फेस करें, बिना पीछे हटे, बिना भागे, उसको कन्फ्रंट करें, आप माने कि हाँ मैंने ऐसा किया है, तो वो हो गया इलोप का ऑपोजिट। इसको एक बार समझते हैं सेंटेंस से। शी वॉज क्राइंग व्हेन शी हर्ड दैट हर डॉटर इलोप्ड। अच्छा, वो रोई जब उसने सुना कि उसकी बेटी ने भाग के शादी कर ली है। इलोप्ड वर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि भाग तो गई है, साथ में शादी भी कर ली है। तो नेक्स्ट वर्ड है एग्जाइल। एग्जाइल का मीन्स होता है देश से निकाल देना, यानी कि देश निकाला कर देना। द स्टेट ऑफ बीइंग बैड फ्रॉम वंस नेटिव कंट्री, अपनी ही खुद के देश से निकाल देना। क्यों निकाल देना? टिपिकली फॉर पॉलिटिकल और प्यूनिटिव रीजन, या तो राजनीतिक या तो किसी दंडात्मक कारण की वजह से अपने ही खुद के देश से निकाल देना, उसको कहा जाता है देश निकाला, एग्जाइल। बैनिश कर देना, बैनिश कर देना होता है निकाल देना या त्याग देना।
डिपोर्ट करना, अब डिपोर्ट क्या होता है, डिपोर्ट भी देश निकाला होता है, लेकिन क्यों, मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी और कंट्री में, आप अपने देश से इस देश में आए, आप यहाँ एयरपोर्ट पर ही हैं, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है इस देश में एंट्री लेने के लिए। आपको एंट्री तभी मिलती है जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, ऐसा नहीं कि आपको वीज़ा मिल गया और आप चल देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये कंट्री आपको क्या कर देगी, एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर देगी, वापस आपको आपके देश भेज देगी। रेलीगेट करना, रेलीगेट होता है जब किसी को हटा देते हैं, त्याग देते हैं किसी के पद से, और उसका कारण क्या होता है, कोई पनिशमेंट, एज ए पनिशमेंट एक्ट आपको उस पद से हटा देते हैं, उसको बोलते हैं रेलीगेट। एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट बोलते हैं एक ऐसा इंसान जो खुद से अपने देश को छोड़ दे, प्रवासी, माइग्रेंट जिसको बोलते हैं, माइग्रेंट, जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले गया हो, वो हो गया माइग्रेंट। और वहीं इसका ऑपोजिट क्या हो गया, आपको किसी देश की सिटीजनशिप मिल गई है, आपको वहाँ पे स्वागत किया गया है, आपको परमिशन मिल गई है किसी दूसरे देश में एंटर करने की, आपको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो वो हो गया एग्जाइल का ऑपोजिट। अब इसको एक बार सेंटेंसेस से समझते हैं। आफ्टर एन एग्जाइल ऑफ 10 years हर सन रिटर्न होम। 10 साल के देश निकाला के बाद, एग्जाइल के बाद उसका बेटा वापस आया। अब ये वाला जो ये सेंटेंस के हिसाब से एग्जाइल है, ये देश निकाला किस तरीके का हो सकता है, ये देश निकाला एक्सपेट्रिएट भी हो सकता है, और एग्जाइल देश एज ए पनिशेबल एक्ट भी किसी को निकाला जा सकता है, वो भी हो सकता है। शी हैड स्पेंड 40 years इन एग्जाइल। उसने 40 साल देश निकाला में, एग्जाइल में, डिपोर्ट होके अपने जीवन के बिता दिए। ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड हुआ लेब्रिंथ। लेब्रिंथ बोलते हैं, लेब्रिंथ, ये हो गया लेब्रिंथ, भूल भुलैया। और जो भूल भुलैया मैंने बनाई है इसमें तो मैं खुद भी रास्ता भटक सकती हूँ, तो इसको हटाते हैं। लेब्रिंथ होता है भूल भुलैया, अ कॉम्प्लिकेटेड इरेगुलर नेटवर्क ऑफ passage और पाथ इन विच इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वंस वे। ठीक है, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो काफी घुमावदार है, जिसमें आप, हो सकता है कि आप अपना रास्ता भटक जाए। लेबिरिंथ, भूल भुलैया। मेज, मेज बोला जाता है उलझन को, गड़बड़ होने को बोला जाता है मेज। तो ये कैसा है, ये काफी गड़बड़ सा रास्ता है, काफी उलझा हुआ सा रास्ता है, काफी टेंगल्ड है, उलझने को बोलते हैं टेंगल्ड। पैच वर्क, पैच वर्क बोलते हैं, एक तो पैच वर्क बोला जाता है घपलेबाजी को, और एक ऐसा कुछ कपड़ा होता है जिसमें वर्क होता है जो काफी टुकड़े टुकड़े में जो वर्क होता है, काफी उलझा सा काम दिखाई देता है, उसको बोलते हैं पैच वर्क। एक हो गया कॉम्प्लिकेशन, गुत्थी जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीजें भी क्या हुई, काफी भूल भुलैया सी होती है, कंफ्यूजन हो जाती है जिसको देख के, पजल्ड होती है, पजल, पजल, पहेली सी हो जो चीज। एक भूल भुलैया का जो रास्ता होता है, भूल भुलैया सब, वो भी एक पहेली होती है, उसको भी क्रैक कर जाना एक पहेली है। तो ये हो गया लेबिरिंथ। वहीं इसका उल्टा क्या हो गया, अनटेंगल्ड, जो चीज़ काफ़ी नॉर्मल हो, जो उलझी हुई ना हो, सिंपल हो, काफ़ी सीधी सीधी सी हो, स्ट्रेट हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, काफ़ी कठिन ना हो, जटिल ना हो। इसको एक बार सेंटेंस में समझते हैं। वी लॉस्ट अवर वेज इन द लेबिरिंथ ऑफ स्ट्रीट। हम अपना रास्ता भटक गए सड़क की भूल भुलैया में, गलियों की भूल भुलैया में। द ओल्ड बिल्डिंग्स वॉज लेबिरिंथ ऑफ द कॉरिडोर्स। एक पुरानी सी बिल्डिंग है, वो काय की भूल भुलैया है, ब्लैक कॉरिडोर्स की। तो नेक्स्ट वर्ड है रंपस। रंपस मीन्स होता है गला, कला यानी कि लड़ाई झगड़ा विवाद, नॉइजी डिस्टरबेंस, और कोमोशन। कोमोशन, कोमोशन बोला जाता है हंगामा करने को, हंगामा। तो मान लीजिए कोई दो फैमिली है, उनके बीच में विवाद है, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा चिल्ला चोट हो रही है, काफ़ी तेज़ तेज़ चीख चीख के लड़ाइयाँ हो रही है, उसको बोला जाएगा रंपस। क्वेरल, झगड़ा, फाइट,
स्क्वाबल, स्क्वाबल बोलते हैं टकरार को। दो लोगों में काफ़ी घमासान लड़ाई होती है, टकरार हो जाती है, उसको बोलते हैं स्क्वाबल। डिस्प्यूट, दो फैमिली के बीच किसी ज़मीन को लेके विवाद है, ज़मीन को लेके डिस्प्यूट है। ब्रॉल, ब्रॉल बोलते हैं किसी बात का बिगड़ना। इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई है कि दो लोगों के बीच में बात काफ़ी बिगड़ चुकी है, उसको बोलते हैं ब्रॉल। और वहीं उसका उल्टा हो गया साइलेंस, काफ़ी शांति है, काफ़ी एकता है, हार्मनी है दो लोगों के बीच में, दो परिवार के बीच में, काफ़ी ट्रैंक्विलिटी है। ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं शांति को। पीस, पीस भी हुआ शांति, क्वाइट यानी कि काफ़ी शांत है, काफ़ी चुपचाप से है। तो ये हो गया रम्पस का एकदम ऑपोजिट। इसको एक बार सेंटेंसेस से समझते हैं। देयर वॉज अ ग्रेट रम्पस आउटसाइड इन द मॉर्निंग, यानी कि देयर वॉज अ ग्रेट रम्पस आउटसाइड इन द मॉर्निंग, सुबह बाहर अच्छा खासा शोरगुल था, अच्छा खासा लड़ाई झगड़े का माहौल था। रम्पस ऑन हर माइंड वुड बी सीन ऑन हर काउंटेनेंस। काउंटेनेंस बोला जाता है फेशियल एक्सप्रेशंस को, एक्सप्रेशंस। कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपके चेहरे पे दिखाई दे देता है। तो रम्पस ऑन हर माइंड, उसके दिमाग में जो भी विवाद चल रहा था, उसके दिमाग में जिस तरीके का भी बिगाड़ कला चल रही थी, वो काफ़ी अच्छे से उसके एक्सप्रेशंस में दिखाई दे रहा था। रम्पस, रम्पस के लिए एक वर्ड बहुत अच्छा होता है एडो। एडो का मीन्स होता है उपद्रव। एक शेक्सपियर का एक सेंटेंस है, टू मच एडो अबाउट नथिंग। टू मच एडो अबाउट नथिंग का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा उपद्रव बिना किसी बात के। तो एडो, रम्पस का एक मीनिंग एडो भी होता है। अब ये एक सेंटेंस, ये एक पैराग्राफ है जो सारे 10 वर्ड्स से मिला के मैंने बनाया है। ये एक हाइपोथेटिकल पैराग्राफ है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट ऐसी स्टोरी है ये, जिसमें सारे 10 वर्ड्स कवर हैं, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा इन सब का मीनिंग। द रॉयल किंगडम ऑफ रकून, एक किंगडम था रकून, रॉयल किंगडम, हैड मैनी स्ट्रिक्ट रूल्स। उसमें क्या थे, काफ़ी कठोर कुछ रूल्स थे। एंड द किंग रकूना, वहाँ पे एक किंग था, एक राजा था जिसका नाम था रकूना। फॉलोड हिज डिक्टेटरशिप, वह क्या करता था, वो तानाशाही, मतलब उस किंगडम में किंग रकूना की तानाशाही चलती थी, विच वॉज फेमस इन हिज रजीम। रजाइम बोलते हैं शासन को, जो काफ़ी फेमस थी उसके शासन में, अमंग हिज पीपल एंड किंग्स, यानी कि उसके लोगों और किंग्स। किन्स पहले पढ़ा था, किन्स मीन्स होता है परिजन, रिलेटिव्स। तो उसके लोगों और उसके रिलेटिव्स के बीच में किंग रघुना की तानाशाही काफ़ी फेमस थी। बट हिज डॉटर रकासा, किंग रघुना की एक डॉटर थी रकासा, ऑलवेज अपोज्ड हिम एंड हिज बनाल रूल्स। तो वो क्या करती थी, हमेशा विरुद्ध करती थी राजा का और उसके बनाए हुए वही घिसे पिटे जो भी रूल्स थे उनका। शी ऑलवेज वॉन्टेड टू एमांसिपेट द पीपल, वह हमेशा क्या चाहती थी, शी ऑलवेज वॉन्टेड टू एमांसिपेट, एमांसिपेट बोलते हैं बंधन मुक्त कर देने को। तो वो हमेशा चाहती थी कि ऑफ हर किंगडम फ्रॉम द रूल्स मेड बाय द एंसेस्टर्स एंड हर फादर, अपने जो किंगडम के जो उसके लोग थे, वह चाहती थी कि वो उसके एंसेस्टर्स और उसके फादर, उसके पिता और उसके पूर्वजों के बनाए हुए जो भी रूल्स हैं उनसे बंधन मुक्त हो जाए। रकूना वॉज ऑलवेज एक्रीमोनियस टू हर, दैट्स वाई किंग रकूना वॉज ऑलवेज एक्रीमोनियस टू हर। इसी कारण से जो किंग रकूना था वो हमेशा उससे कैसा रहता था, काफ़ी रूखा व्यवहार रखता था, एक्रीमोनियस टू हर। वन डे शी वेंट टू अ विलेज, एक दिन वह गांव में गई, एडजेसेंट टू हर किंगडम, जो उसके किंगडम से लगा हुआ था, जस्ट टू नो द वेल बींग ऑफ विलेजर्स, लोगों का, वहाँ के गांव के लोगों का हालचाल जानने के लिए। वेल बींग बोलते हैं हालचाल को। तो वो एक दिन क्या हुआ, अपने किंगडम के पास एक गांव था, वहाँ पे गई लोगों के हालचाल को जानने के लिए। देयर शी मेट अ गार्डनर, वहाँ पे वह एक माली से मिली, हु वॉज स्टैंडिंग
aloof from all, जो सब लोगों से अलग थलग सा खड़ा हुआ था। एंड दे बोथ फेल फॉर ईच अदर एट अ ग्लांस, और वह दोनों एक दूसरे को क्या करें, चाहने लग गए एक ही झलक में। ग्लैंस बोलते हैं झलक को। दे स्टार्टेड मीटिंग रेगुलरली, वह रोज दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। एंड वॉन्टेड टू गेट मैरिड, और मिलते मिलते दोनों का प्यार इतना बड़ा कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। बट एज द किंग वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, बट जैसा कि किंग वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, काफ़ी कठोर व्यवहार का था, शी डिड नॉट हैव करेज टू टेल हिम अबाउट द बॉय। उसमें क्या था, साहस नहीं था, करेज, साहस, टू टेल हिम, राजा को बताने का उस लड़के के बारे में, अबाउट द बॉय। इंस्टेड ऑफ टेलिंग हर फादर, अपने पिता को बताने के बजाय, दे डिसाइडेड टू गेट एलोप्ड, उन दोनों ने भाग के शादी करने का सोचा। देन दे एलोप्ड, फिर वह भाग गए, उन्होंने भाग के शादी कर ली। एंड गॉट मैरिड, भाग के उन्होंने शादी कर ली। एज सुन एज द किंग केम टू नो, तो जैसे ही राजा को इस बारे में पता चला, ही हैड सेंट हिज कोर्टियर्स टू फाइंड हिज डॉटर्स एंड द बॉय, उसने क्या किया, उसने अपनी लड़की और उस लड़के को ढूंढने के लिए, ही सेंट हिज कोर्टियर्स, कोर्टियर्स बोलते हैं दरबारियों को, तो उसने अपने दरबारियों को भेजा अपनी लड़की और उस लड़के को ढूंढने के लिए। इन सर्च ऑफ बोथ, दोनों को ढूंढने में, द कोर्टियर्स गॉट लॉस्ट इन द लेबरिंथ ऑफ एली, एलीज बोलते हैं एक सकरा पतली गली को। तो जो कोर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, वो दोनों को ढूंढते ढूंढते एक गलियों की भूल भुलैया में खो गए। एंड couldn't फाइंड बोथ ऑफ देम, और दोनों को ढूंढ नहीं पाए। लेकिन द किंग देन द किंग relinquished his डॉटर, अब जब वो लोग ढूंढ नहीं पाए, किंग के पास आए, तो किंग ने क्या किया, राजा ने क्या किया, अपनी बेटी को त्याग दिया। एंड अनाउंस्ड एक्साइल फॉर बोथ ऑफ देम, और क्या किया, पूरे किंगडम में घोषणा कर दी दोनों के देश निकाला की, एग्जाइल, उसने, किंग ने दोनों को देश निकाला दे दिया, अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया मतलब। एंड डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रंपस एनी मोर, और क्या किया, उसको इस विवाद का और इसके बाद भाग नहीं बनना था, इसका पार्ट नहीं बनना था, तो उसने वो चीज़ वहीं पे ख़त्म कर दी। ये थे सारे 10 वर्ड्स इस पैराग्राफ के थ्रू। आई थिंक आपको और अच्छे से सारे वर्ड्स से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।